अगर कोई कैंडिडेट ब्लॉक ए से नहीं मिला तो वो ब्लॉक बी में चला जाएगा उसकी सीट को, और कोई ब्लॉक ए से नहीं मिला तो ब्लॉक बी में चला जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई 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 वैकेंसी जो होगी वो भर नहीं पाएगी। ये बात ये अल्टा वर्सा हो जाएगा, आपके कहने के वाइस वर्सा हो जाएगा, ब्लॉक बी से ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी से का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, जो है सबको सम्मान होना चाहिए कोर्ट का डिसीजन। अगर आपको किसी को दिक्कत है, कुछ है, आप कोर्ट के पास जाए, रिव्यू पिटीशन लगाए, लेकिन समाज के अंदर तरह तरह की बातें ना फैलाए। एनएफएस हो जाएगा, ये तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो सुनो, उनसे उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 4% रिजर्वेशन बढ़ा गया है, इसके अंदर ये बताइए बीएससी समाज को कितना प्रतिनिधि है, उसके अंदर बीएससी समाज का कितना प्रतिनिधि है। और जो ये अपना जो है, आप मुझे बताइए 141 हमारे सांसद है जो है SC ST के, उसके अंदर ये बताइए बीएससी समाज के कितने सांसद है। सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। साथियों, जब से 1 तारीख से 1 अगस्त 2024 में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खंडपीठ का जो डिसीजन आया, जो निर्णय आया, जब से मैं देख रहा हूं तरह तरह की बातें समाज के अंदर फैलाई जा रही है। कोई कहता है कि अभी तो सिर्फ 4% रिजर्वेशन भरा गया है, कोई कहता है कि 200.2 की बात करता है, कोई कहता है कि इसमें तो एनएफएस हो जाएगा, नोट फाउंड सेटेबल हो जाएगा। तो तरह तरह की समाज के अंदर एक तरह से बातें फैलाई जा रही है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ये कोई मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना डिसीजन दिया है, ईवी चिन्मया बेंच का जो फैसला था, केस था आंध्र प्रदेश का, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप वर्गीकरण को कर सकते हो, आप उसको लागू कर सकते हो, कोई भी स्टेट जो है वो इसे लागू कर सकती है, वो किसी को रोकती नहीं। क्योंकि ईवी चिन्मया केस में सबसे बड़ा मुद्दा यह था, जो पहले उसे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो SC ST जो समाज है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक समझाते समूह है। तो इसी विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अंदर जो डिसीजन आता ईवी चिन्मया बेंच का, उसे उस सिद्धांत पर से रद्द कर दिया था। और इसमें संविधान का एक आर्टिकल होता है 341, जो 341 का भी कहा था कि इसमें उल्लंघन है। लेकिन जब ये आया डिसीजन तो 2006 के अंदर फिर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक बिल लेके आई 2006 के अंदर कि भाई फिर उन्होंने इसे लागू किया विधानसभा के अंदर, कि जो पहले चला था 1975 में। क्योंकि क्या है, मैं आपको इसका ब्रीफ बताता हूँ कहां से चला। ये चला है 1975 में, जब ज्ञानी जैल सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, वो उस टाइम पे वहां के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने मई में 1975 में नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन लेके आए। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन लेके आए तो उन्होंने कहा, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन क्या है 25% है वहां पे, तो उन्होंने कहा जो 25% के अंदर 50% हम वाल्मीकि और मजीब सिख को देंगे, उन्हें प्रेफरेंस देंगे 12.5% और बाकी अदर को देंगे। उसके बाद ये चलता रहा, 30 साल तक चलता रहा, समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं हुआ, चलता रहा। लेकिन उसके बाद देखा कि और स्टेटों में भी इसकी मांग उठी। फिर ऐसी हरियाणा गवर्नमेंट में जो भजन लाल की सरकार थी, तो लोगों ने कहा कि उस टाइम पर गुमनाम कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसका जजमेंट के अंदर भी जिक्र है। उन्होंने कहा था, जो 1990 में गुमनाम कमेटी की रिपोर्ट बनी, उन्होंने कहा था जो हमारा ST समाज है, क्या हुआ हरियाणा के अंदर 42 जातियां, हाँ 42 जातियां हरियाणा के अंदर। तो उसमें क्या है कि ना, उसमें उन्होंने देखा कि जो DST समाज है, जो 36 जातियां है, उन्हें इस आरक्षण का तो लाभ मिल ही नहीं रहा। ये उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो DST समाज था वहां पे, उन्होंने दबाव बनाया और उस समय की सरकार, भजन लाल की सरकार थी, उन्होंने 9 नवंबर 1994 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 लिस्ट बनाई, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के अंदर उन्होंने 36 जातियों को रखा, जो डिप्राइव्ड राष्ट्रीय देसी समाज था जिसे कहते हैं, और 6 के अंदर जो रखी तो जाटव समाज से, चमार समाज से जो रवि राष्ट्रीय थी, उनकी 6 जातियां रखी। और इसके अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी बात फैला रहे हैं कि भाई नोट फाउंड सुटेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके अंदर सबसे बड़ा उसके अंदर पॉइंट ये था, वो मेरे पास गैजेट नोटिफिकेशन भी है, कि अगर कोई कैंडिडेट ब्लॉक ए से नहीं मिला तो वो ब्लॉक बी में चला जाएगा उसकी सीट को, और कोई ब्लॉक ए से नहीं मिला तो ब्लॉक बी में चला जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई वैकेंसी जो होगी वो भर नहीं पाएगी। ये बात ये अल्टा वर्सा हो जाएगा, आपके कहने के वाइस वर्सा हो जाएगा, ब्लॉक बी से ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी से का कोई कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन मैं आपको इसके एक बताना चाहता हूं कि जब ये गुमनाम कमेटी की रिपोर्ट आई, उस टाइम पर हमारे पास जो उन्होंने आंकड़े दी, तो उस टाइम पे उन्होंने आंकड़े जो बिफोर सब क्लासिफिकेशन के हरियाणा में लागू हुआ, तो उन्होंने आंकड़े दिए थे। उन आंकड़ों को मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। जब बिफोर सब क्लासिफिकेशन से पहले, जब ये वर्गीकरण लागू नहीं था, उससे पहले क्या था, ब्लॉक बी के अंदर, ब्लॉक बी जिसके अंदर हमारे जाटव समाज थे,
उनके क्लास 1 में 126 थे, और जो बोले एक आदमी में 36 जाते थे, देसी समाज जिसे बोलते थे, उससे मात्र 21 लोग क्लास 1 में थे। इसी प्रकार ग्रुप बी के अंदर 368 ग्रुप बी से थे, और 31 लोग ब्लॉक ए से जो देसी समाज था। इसी प्रकार हमारा क्लास 3 में 16,608 ब्लॉक बी जो जाटा समाज और जो रवि देसा समाज था इनसे था, और बाकी 1846 मात्र 1846, यानी कि आप अंतर देखिए, यानी कि 2 गुना अंतर आप इससे देखिए। देसी समाज जिसमें 36 बिरादियां थी, 36 जाते थे जिसके अंदर, उसके अंदर मैं बनाता हूँ। उस समय में हमारी जो राजनीतिक प्रतिनिधि थे उसकी स्थिति क्या थी? उस समय एमएलए थे हमारे जो देसी समाज के सिर्फ 2, और जो अदर समाज था ओएससी जिसे बोलते हैं उनके थे 15। इसी प्रकार जब ये 9 नवंबर 1994 में लागू हुआ, जब इसका रिजल्ट लोगों में दिखने लगा, तो मैं उसका आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि उस समय में क्लास 1 ब्लॉक ए के अंदर 36, और ब्लॉक बी के अंदर 36, और ब्लॉक ए के अंदर 37 जो देसी समाज है। ऐसी क्लास 2 के अंदर जो ब्लॉक बी के अंदर 385, और ब्लॉक ए जो देसी समाज था उनके 385 लोग नौकरी में लगे। इसी प्रकार क्लास 3 में 5,776 जो अदर समाज का जो ओएससी और डीएसटी के 6,018। इसी प्रकार जो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधि भी बढ़ा, जो एमएलए जो हमारे 2 थे वो बढ़ के हमारे 6 हो गए। ये रिपोर्ट जो है जोर का रिपोर्ट है पंजाब स्टोरी, ये गुरनाम सिंह कमेटी ने उसमें भी इन्होंने बताया। इसी प्रकार ये केस लड़ता रहा। आप मुझे ये बताइए 30 साल चला, कौन सी समाज के अंदर विभेद हो गया, क्या हुआ? चलता रहा, सब कुछ ये डिसीजन होता रहा, 30 साल तक चलता रहा, इस प्रकार का कोई विभेद नहीं हो पाया, हुआ कोई? आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, जो है सबको सामान्य होना चाहिए कोर्ट का डिसीजन। अगर आपको किसी को दिक्कत है, कुछ है, आप कोर्ट के पास जाए, रिव्यू पिटीशन लगाए, लेकिन समाज के अंदर तरह तरह की बातें ना फैलाए। एनएफएस हो जाएगा, ये तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, ये कहता 4% रिजर्वेशन कर। आप मैं उनसे उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 4% रिजर्वेशन बढ़ा गया है, इसके अंदर ये बताइए डीएससी समाज को कितना प्रतिनिधि है, उसके अंदर डीएससी समाज का कितना प्रतिनिधि है? और जो ये अपना जो है, आप मुझे बताइए 141 हमारे सांसद है जो है एससी एसटी के, उसके अंदर ये बताइए डीएससी समाज का कितने सांसद है? आप हमें ये बताइए। कोई कहता है 200 कौन रजिस्टर की बात कर लेता है, कोई कहता है कि 1100 जातियां है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कहता है 1100 जातियों में कैसे बैठेगा। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, 2022 के अंदर बिहार गवर्नमेंट के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया 6 जून 2022 को कि हम जातिगण जनगणना करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने जातिगण जनगणना करी तो उसके अंदर पूरे बिहार के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी कास्ट 214 कास्ट आई, सिर्फ 214 कास्ट, सबकी एससी मिला के, ओबीसी मिला के, ईबीसी मिला के, मात्र 214 कास्ट, चाहे इसके अंदर ओबीसी हो, जनरल हो, सब। तो ये तरह तरह की बातें फैलाते हैं कि भाई इतनी जाते हैं, इसमें कैसे बैठेगा, ये क्या होगा। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मैंडेटरी नहीं किया, ये हमें राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा, हमें राज्य सरकार को भी दबाव बनाना पड़ेगा। अगर कोई इससे कोई असहमत है, पूछा तो वो अपनी बात रख सकता है, आके समाज में मिले, बात करे। लेकिन ये धरने प्रदर्शन करना, समाज को एक समाज को गंदी बदी बातें करना, मैं कुछ दिनों से देखना चाहता हूँ। यही कहता है ये समाज तो सिर्फ सफाई का काम करता है, ये समाज तो ये करता है, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं। आप मुझे बताइए ना, जब हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? उन्हें मौका नहीं मिला, कई लोगों को मौका नहीं मिलता। जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है, वो लोग हताश होते हैं। सारे लोग हमारे ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे 12वीं, लेकिन उन लोगों को समाज में मौका नहीं मिला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इससे हमें एक मौका मिला है कि जो देसी समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो दलितों में पिछड़ा, क्योंकि बाबा साहब का एक एम था, एक उद्देश्य था। उन्होंने जो बी आर गवई ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि आपको समान सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और सबको समान अधिकार देना पड़ेगा, चाहे किसी भी समाज हो, आपको सबको समानता का अधिकार देना पड़ेगा। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 2024 के अंदर एक डिसीजन आया है, मैं उसमें यही कहना चाहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट के 6 से डिसीजन आया है। इसमें एक मुद्दा क्रीमी लेयर का भी था। उन्होंने क्रीमी लेयर में 4 जजों ने कहा है कि भाई क्रीमी लेयर लागू हो या नहीं हो। हम तो ये भी मानते हैं कि क्रीमी लेयर इसमें लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने अपनी टिप्पणी करी है। ये कोई लागू नहीं कर रहे, कुछ वो नहीं कर रहे इसके अंदर के, ये सिर्फ एक तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणी करी है। हम भी चाहते हैं कि क्रीमी लेयर ऐसे समाज के अंदर लागू ना हो,
इसलिए जो है कि मैं यही कहना चाहूंगा, जो समाज के अंदर तरह तरह की बातें फैला रही है, जो इस समाज दूसरे समाज से निर्माण चाह रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि ये चीजें सब बंद होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप आके विचार रखिए, हमारे से बातें करिए, जो बातें करनी है आपको बातें रखेंगे। और यही कहना चाहूंगा कि आप बेफालतू की बातें ना करें और समाज के अंदर विघटनकारी जो बातें हैं उनसे दूर रहे। और समाज जो हमारा समाज है, पूरा ऐसी समाज, हमें मिलजुल कर हमें साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी मुद्दा यही नहीं है, मुद्दे और भी हैं जिसमें हमें सबके साथ की जरूरत है, हमें सबको लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ही यही कहना चाहूंगा कि आप इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम इसका जो भी है, हम उसका फैसले का स्वागत करते हैं। जो इससे सहमत हो, जो असहमत हो, वो सबके अपने अपने विचार है। और जो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस बात को लेकर खत्म करना चाहता हूँ।